नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिनके विचार और जिनका काम आजकल ऑनलाइन चर्चाओं के बिल्कुल सेंटर में है। जी हाँ, आज हम समझने की कोशिश करेंगे ध्रुव राठी के पर्सपेक्टिव को। चलिए शुरुआत करते हैं। इस एक बहुत ही कॉमन कमेंट से जो अक्सर उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। अब ये सिर्फ एक कह लीजिए इंसल्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ऑनलाइन बहस कितनी पर्सनल और कितनी कड़वी हो चुकी है और उनकी आलोचना का लेवल क्या है। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक यूट्यूबर इतनी बड़ी, इतनी इंटेंस नेशनल डिबेट का सब्जेक्ट कैसे बन गया। तो चलिए इन सारे लेबल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके ही शब्दों में उनके तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी जर्मन शेफर्ड वाली कंट्रोवर्सी को ही उठाते हैं। ये जो आरोप है, ये उनकी लोकेशन को लेकर सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। तो देखिए, आरोप ये है कि वो जर्मनी में आराम से बैठकर भारत की आलोचना करते हैं। अब इस पर उनका स्पष्टीकरण क्या है? उनके मुताबिक वो यूट्यूब शुरू करने से बहुत पहले सिर्फ 17 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए जर्मनी गए थे। अपना चैनल भी उन्होंने वहीं पढ़ाई के दौरान ही शुरू किया और बाद में अपने पार्टनर की वजह से वहीं रुकने का फैसला किया। अब यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। वो इस आरोप का जवाब एक बहुत ही शार्प काउंटर आर्ग्यूमेंट से देते हैं। उनका ये कहना है कि अगर किसी को ये फ्रेज इस्तेमाल करना ही है तो वो आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि उनकी पूरी विचारधारा 1930 के दशक के जर्मनी और इटली से प्रेरित है। वो दावा करते हैं कि आरएसएस का जो पूरा सांगठनिक ढांचा है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनकी ड्रिल्स, ये सब यूरोपीय पैरामिलिट्री ग्रुप से प्रेरित था। तो चलिए अब इन पर्सनल अटैक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके काम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू को देखते हैं, और वो है मीडिया की आलोचना, खासकर जब बात फिल्मों की आती है। तो आखिर वो किस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म मानते हैं? उनके अनुसार ये वो फिल्म है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्लोगन का सीधा सीधा इस्तेमाल करती है और पिछली सरकारों को एंटी नेशनल या राष्ट्र विरोधी की तरह दिखाती है। मतलब एक पूरी तरह से असंतुलित, एक इम्बैलेंस्ड कहानी बनाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। उनका कहना है कि उन्हें प्रो गवर्नमेंट फिल्में बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास करते हैं। असली मुद्दा उनके हिसाब से सेंसर बोर्ड का बायस है। मतलब उनका तर्क ये है कि जो सरकार समर्थक फिल्में हैं वो तो आराम से रिलीज हो जाती हैं, लेकिन जो फिल्में सरकार की आलोचना करती हैं, जैसे पंजाब 95 का उन्होंने उदाहरण दिया, उन्हें रोक दिया जाता है। और इससे होता क्या है कि जनता तक सिर्फ एक तरफा जानकारी पहुंचती है, एक वन साइडेड माहौल बन जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उनकी पर्सनल फिलॉसफी को समझते हैं। खासकर ये जो एक कह सकते हैं विरोधाभास है कि एक नास्तिक होते हुए भी वो धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा क्यों करते हैं। देखिए उनका नजरिया यहाँ पर काफी बटा हुआ है। एक तरफ वो धर्म को हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों और हमारे इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानते हैं, जिसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो उन धोखेबाज बाबाओं, कंपनियों और नेताओं की कड़ी आलोचना करते हैं जो धर्म को एक बिजनेस की तरह इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो रामायण जैसे ग्रंथों पर वीडियो बनाने के पीछे उनका मकसद क्या है? उनका कहना है कि वो ये इसलिए करते हैं ताकि देखने वाले उससे कुछ जरूरी सबक सीख सकें और उन लोगों से बच सकें जो आस्था का गलत इस्तेमाल करके उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उनकी ओवरऑल पॉलिटिकल क्रिटिक की। मतलब मजबूत नेता के नैरेटिव से आगे बढ़ के देश के गवर्नेंस पर उनका विजन क्या है। तो एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, मोदी नहीं तो कौन? इसके जवाब में उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल बात कही। उन्होंने कहा, एक गधा बेहतर है, क्योंकि कुछ न करना देश को नष्ट करने से बेहतर है। ये बयान उनके स्ट्रॉन्ग लीडर वाले नैरेटिव के खिलाफ उनके कड़े विरोध को दिखाता है। पर वो सिर्फ आलोचना करके नहीं रुकते, वो इसका एक विकल्प भी सामने रखते हैं। उनका कहना है कि फोकस किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि एक मजबूत टीम पर होना चाहिए। मतलब पर्यावरण मंत्री एक असली पर्यावरण एक्सपर्ट हो, शिक्षा मंत्री एक असली शिक्षा एक्सपर्ट हो, स्वास्थ्य मंत्री एक हेल्थ एक्सपर्ट हो, और इन सभी मंत्रियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूरी ताकत दी जाए। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर कि भारत के जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं उनको ठीक करने के लिए उनके पास क्या कॉन्क्रीट आइडियाज हैं। न्यूज़ मीडिया को लेकर उनका एक 2 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, न्यूज़ चैनलों को मिलने वाली सारी सरकारी फंडिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। इससे फाइनेंशियल दबाव खत्म होगा। स्टेप 2, एक इंडिपेंडेंट
टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाला मीडिया हाउस बनाया जाए, जैसे बीबीसी है। यहाँ फंडिंग सीधे जनता से आएगी, सरकार के जरिए नहीं। इसके अलावा भी एक बेहतर भारत के लिए उनके कुछ और आइडियाज हैं, जैसे एजुकेशन में रट्टा मारने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग और जिज्ञासा को बढ़ावा देना, सिविक सेंस के लिए रवांडा का मॉडल अपनाना, जहां महीने में एक दिन सब मिलकर कम्युनिटी की सफाई करते हैं, और शहरी डिजाइन में यूरोप को फॉलो करना, जहां चलने और साइकिल चलाने के लिए बेहतर शहर बनाए गए हैं और कारें कम है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक मॉडर्न क्रिएटर की असली भूमिका क्या है? क्या वो सिर्फ समाज का आईना है जो जैसा है वैसा दिखाए, या फिर उसकी भूमिका समाज को बदलने की भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।